आज हम यूनिट 3 में फेज रूल पढ़ेंगे, बीएससी पार्ट सेकंड में। फेज रूल में सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहली परिभाषा है प्रावस्था। प्रावस्था की परिभाषा है कि किसी तंत्र का भौतिक रूप से पृथक और समांगिक भाग जिसे तंत्र के अन्य भागों से यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सके, प्रावस्था कहलाता है। गिब्स द्वारा प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार प्रावस्था द्रव्य की वह स्थिति है जो न केवल रासायनिक संगठन में बल्कि भौतिक अवस्था में भी एक समान होती है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रावस्था किसी भी चीज़ की ऐसी कंडीशन है जिसको हम सेपरेट कर सकें, जो फिजिकल रूप से हमें बिल्कुल अलग दिखाई देती हो। जैसे मान लीजिए हम गैस की बात करते हैं, तो गैसें तो सारी किसी भी मिक्स उसमें मिलाओ रेशो के अंदर वो सारी मिक्सचर होती हैं, तो एक ही साथ बिल्कुल समांगी रहती है। ऐसा नहीं है जैसे अगर हम लोग एयर का देखें, इसमें CO2 है, N2 है, H2 है, O2 है, पूरी एकदम से यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। हमें ये नहीं हो सकता कि इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर नाइट्रोजन ज़्यादा है। तो गैसें किसी भी मिश्रण में किसी भी जो है रेशो में मिलाई जाएं, वो सब जो है एक ही प्रावस्था कहलाती है। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में देखा जाता है कि वो जैसे पानी है, पानी एक प्रावस्था है। अगर हम दो द्रवों को मिलाते हैं और वो पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं, जैसे कि हमने जल में अल्कोहल मिलाया या कुछ भी ऐसा मिलाया, तो वो पूरी तरह से मिसिबल है, मिक्स हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रावस्था कहलाती है। लेकिन अगर दो अमिश्रणीय द्रव हैं जैसे तेल और पानी, अगर हम पानी के ऊपर तेल डाल देंगे तो आप देखोगे कि जो तेल है उसकी लेयर बिल्कुल अलग दिखाई देगी और पानी की लेयर बिल्कुल अलग दिखाई देगी। तो ये दो प्रावस्थाएं हो गई क्योंकि ये मिश्रणीय नहीं है। और इसी तरह से जो कोई भी एक ठोस है, एक ठोस उसकी पूरी स्ट्रक्चर सेम होती है। जैसे हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर एक प्रावस्था है, या हम बात करें शुगर की, शुगर एक प्रावस्था है, या सोडियम क्लोराइड नमक की बात करें, वो एक प्रावस्था है। लेकिन अगर अलग अलग ठोसों को हम मिला दें तो वो दो अलग अलग प्रावस्थाएं होंगी हमेशा। जैसे चीनी और नमक की बात करें तो चीनी एक अलग प्रावस्था है, नमक एक अलग प्रावस्था है। अगर हम इन दोनों को कितना भी बारीक पीस के मिला दें तो भी हम उसको भौतिक रूप से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग प्रावस्थाएं होंगी। तो ठोस, कोई भी जो ठोस है उनको किसी भी रेशो में मिलाया जाए वो अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं। तो नटशेल में बात करें, गैसें हमेशा एक ही प्रावस्था होती है। द्रवों की कितनी प्रावस्थाएं होंगी ये डिपेंड करेगा कि वो मिसिबल हैं या नहीं हैं। और जो ठोस हैं वो किसी भी रेशो में मिलाए जाएं, अलग अलग ठोसों की जो प्रावस्थाएं हैं वो अलग अलग मानी जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं ये बेंजीन और वाटर, बेंजीन और पानी एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, तो बेंजीन एक अलग प्रावस्था होगी और जल क्या है, एक अलग प्रावस्था है। तो ये दो प्रावस्थाओं को शो करता है। लेकिन अगर पानी में हम अल्कोहल मिक्स करें तो ये पूरी तरह मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद हमें कोई भी चीज़ अलग से उसकी लेयर नहीं दिखाई देती, तो ये एक ही प्रावस्था है। इसी तरह से अगर हम पानी के अंदर बर्फ़ डाल दें तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर थोड़े थोड़े वेपर्स भी होते हैं। जब बहुत सर्दी होती है तो आपने देखा होगा, तो इसमें तीन प्रावस्थाएं हैं। पानी एक अलग, उसमें डली हुई आइस हमें अलग से दिखाई दे रही है, फिजिकली सेपरेबल है, और उसके ऊपर जो थोड़े थोड़े जो धुआं जैसा दिखाई देता है हमें बहुत सर्दी में, वो क्या है, वाटर वेपर्स हैं। तो ये जो है इसमें हम कहेंगे कि ये तीन प्रावस्थाएं हैं, एक ठोस है, एक द्रव है और एक कौन सी है, गैस है। इसके बाद बात करते हैं हम घटकों की। घटक किसी तंत्र में घटकों की संख्या पदार्थों की वह न्यूनतम संख्या होती है जिसके द्वारा तंत्र में विद्यमान सभी प्रावस्थाओं का अलग अलग उल्लेख किया जा सकता है। घटकों की संख्या तंत्र में विद्यमान पदार्थों की संख्या से छोटी हो सकती है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ, घटक मतलब वो किस चीज़ से मिलके बना है। जैसे पानी है, पानी H में सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल हैं, तो उसको हम कहेंगे कि उसमें एक ही घटक है, वो क्या है, H2O। इसी तरह से अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसमें सिर्फ एक ही घटक है, CO2। तो उसमें इसी तरह से अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, जैसे एथेनॉल में पानी मिलाया, तो फिर इसमें दो घटक हो जाएंगे, एक होगा एथेनॉल और एक होगा H2O यानी वाटर। इसी तरह से नमक और चीनी की बात करते हैं, दोनों को मिलाया है तो एक नमक यानी NaCl होगा एक घटक, और दूसरा घटक होगा शुगर, सुक्रोज। लेकिन अगर
अब यहाँ पे घटकों की जो संख्या है, हमने ऊपर परिभाषा में कहा था कि घटकों में वह पदार्थ विद्यमान की संख्या से छोटी भी हो सकती है। वो तब होता है जब दो घटक आपस में रिएक्शन भी करें, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर हम सिंपली सोचें तो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया और इसको हम एक घटक मानेंगे, जबकि ये एक घटक नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम बंद पात्र में लेते हैं तो ये CaO और CO2 के अंदर वियोजित हो जाता है। यानी थोड़ी मात्रा में तो उसमें CaCO3 रहता है, कुछ मात्रा CaO की होती है क्योंकि डिकम्पोज हो गया है, और थोड़ी इसके ऊपर गैसियस मात्रा CO2 की होती है। इस रिएक्शन को देखने से हमें ऐसा लगता है कि इसमें घटकों की संख्या 3 है, लेकिन इसमें घटकों की संख्या वास्तव में 2 होती है। इसका कारण यह है कि अगर हमें किन्हीं भी दो घटकों की मात्रा का पता हो तो उसकी सहायता से हम तीसरे घटक की मात्रा निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमें घटकों की संख्या इसमें 2 प्राप्त होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, ये है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड देखने में हमें लगता है कि एक घटक तंत्र है क्योंकि इसमें NH4Cl ही है सिर्फ, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये द्विघटक तंत्र होता है। ये एक घटक अमोनियम क्लोराइड का अगर हम देखें रिएक्शन, तो अमोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हुआ है किसमें, अमोनिया और HCl में, और ये तीनों कैसे रहते हैं, आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इसको देखने से हमें ये लगता है कि इसके अंदर 3 घटक हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और HCl। लेकिन यहाँ पर ये वास्तव में एक घटक तंत्र है। एक घटक तंत्र इसलिए है कि अमोनिया और HCl की मात्रा का हम सिर्फ अमोनियम क्लोराइड की सांद्रता या मात्रा से ही पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी पदार्थ है उनके घटकों की संख्या देखने के लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है C=S-R। यहाँ पर S पदार्थ रासायनिक यौगिक या कोई भी आयनिक स्पीशीज है, मतलब जितने भी बने, जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो इसमें कितने हैं पदार्थ, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया, HCl। तो ये चीज़ क्या होगी, S होगी। S है जितनी भी स्पीशीज हैं पदार्थ की, जितने भी, चाहे वो आयनिक स्पीशीज हों चाहे वो रासायनिक, कुछ भी वो स्पीशीज की संख्या है हमारे पास S है। और उनमें परस्पर संबंध है R, जिसमें रासायनिक साम्य अथवा आवेश उदासीनता को व्यक्त करने वाले समीकरण शामिल हों। जैसे अमोनियम क्लोराइड में अगर हम देखते हैं तो एक तो क्या है, अमोनियम क्लोराइड अमोनिया प्लस HCl, एक रिलेशन ये हो गया, और एक रिलेशन ये है कि अमोनिया और HCl की जो सांद्रता है वो कैसी है, आपस में बराबर है। तो एक संबंध हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास 2 संबंध हैं यहाँ पर। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 2 होगी। अब हमें घटकों की संख्या निकालनी है C। तो यहाँ से S हमारे पास स्पीशीज आ गई 1 2 3 3 आ गई, और रिलेशन किस में इतने हैं, 1 और 2 रिलेशन हैं। तो अगर हम देखेंगे तो C = हो जाएगा 3 - 2 = 1। इसका मतलब ये एक घटकीय तंत्र है। अब अगर जैसे अमोनियम क्लोराइड है और इसमें हमने इसको एक बंद पात्र में लेकर लिया है, तो ये अमोनिया और उसमें HCl आता है। तो ये पूरा अमोनिया और पूरा HCl किससे आया है, अमोनियम क्लोराइड से आया है। लेकिन अगर हम इसमें बाहर से अमोनिया गैस मिला दें या फिर HCl गैस मिला दें, तो ये वाला जो संबंध है जिसमें हमने लिखा है अमोनिया की सांद्रता बराबर है HCl की सांद्रता के, ये संबंध फिर उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इनकी सांद्रता अलग अलग हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक ही रिलेशन रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड गिव्स अमोनिया प्लस HCl। तो यहाँ पर R की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो C हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 = 2। यानी कि ये कौन सा तंत्र बन जाएगा, द्विघटकीय तंत्र बन जाएगा। तो ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर रिएक्शन हुई है तो वहाँ पे उसमें कितने जो है संबंध एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको भी अगर हम नटशेल में देखें, नंबर 1 घटकों की संख्या, सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई तो जितने पदार्थ उसके अंदर मिक्स हैं उतने ही घटक होंगे, और अगर केमिकल रिएक्शन हो गई है तो हम देखेंगे कि उसमें कितने संबंध, कितनी स्पीसीज बनी है S केमिकल रिएक्शन से, और उसमें उन केमिकल स्पीसीज के कितने संबंध दिए जाते हैं R। एक तो होगा ही होगा जो वो रिएक्शन है, और बाकी उसमें सांद्रताएं आपस में किसी के बराबर है या नहीं वो, तो उन संबंधों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास घटकों की संख्या C आ जाएगी। इसके बाद है स्वतंत्रता की कोटियां। स्वतंत्रता कोटियों की संख्या, इसको F से शो करते हैं। ये
तंत्र की चरता मात्रा स्वतंत्र चरों की वह न्यूनतम संख्या है जिससे तंत्र की अवस्था का पूर्ण उल्लेख किया जा सकता है। इसका मतलब ये समझिए कि हम चर यानी हम किसी भी चीज़ की जो ऊष्मा गति की जो भी उसके ऊर्जा निकालना चाहते हैं, कुछ भी निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम निकालते हैं दाब, ताप, संगठन, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि। तो अगर किसी भी कोई पदार्थ है, अगर वो किसी डेफिनेट पॉइंट पे है तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि 0 होती है। इसका मतलब उसके ताप, दाब और में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि वो एक चर है, f बराबर 1 है, तो किसी भी एक चीज़ की मात्रा बता दी जाए तो वो बाकी सारे चर अपने आप पता चल जाते हैं। जैसे मान लो हमने जो है दाब बता दिया, तो ऑटोमेटिकली उस दाब पे ताप निश्चित होगा, उतना ही ताप होगा, उतना ही संघटन होगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर किसी में द्विचर तंत्र है यानी f = 2 है, तो उसमें हमें 2 चर बताने पड़ेंगे, तभी हम उसकी जो है स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे ताप और दाब दोनों बताओगे तभी पता चलेगा कि वो पदार्थ किस स्थिति में है। तो इसे हम स्वतंत्रता की कोटियाँ कहते हैं। इसको आगे जाके हम अगले काफ़ी जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब इन सब चीज़ों को लेके एक दिया गया प्रवास्था नियम। प्रवास्था नियम 1876 में विलर्ड गिब्स ने दिया था। और ये जो नियम है, साम्यावस्था में प्रवास्थाओं की संख्या, घटकों की संख्या और मात्रा स्वतंत्र चरों की संख्या के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। यानी अगर आपको प्रवास्था की संख्या पता है, घटकों की संख्या पता है, तो आप स्वतंत्रता की कोटि निकाल सकते हो। इसे प्रवास्था नियम कहते हैं। प्रवास्था नियम के अंदर जो है इसमें भी ये स्थिति है कि ये कब लागू हो सकता है, जब गुरुत्वीय, वैद्युत और चुंबकीय बलों का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो उस टाइम स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या f, घटकों की संख्या c और प्रवास्थाओं की संख्या p हो, तो f बराबर होगा c - p + 2। ये प्रवास्था नियम है। इसके अलावा एक संघनित प्रवास्था नियम भी होता है। संघनित प्रवास्था नियम में हम एक स्वतंत्रता की जो कोटि है वो निर्धारित कर देते हैं। जैसे हमने ये कह दिया कि हम ओपन वेसल में करेंगे इस रिएक्शन को, तो ओपन वेसल में करने का मतलब है कि उसके ऊपर एक वायुमंडलीय दाब जो है वही लगेगा। यानी हम दाब बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे, दाब को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है। तो इसे हम कहते हैं संघनित तंत्र। कोई भी एक जो वेरिएबल है या एक चर जो है उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। तो जैसे जिन तंत्रों में गैस नहीं होती है, क्योंकि गैस के ऊपर ही दाब का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो वो सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं उन सब के जो मेजरमेंट है वो एक वायुमंडलीय दाब पर ही कर लिए जाते हैं। तो ऐसे तंत्रों की दाब परिवर्तनों की प्रति अपेक्षाकृत असंवेदनशीलता के कारण दाब को स्थिर मान सकते हैं। तो ऐसे तंत्रों के लिए प्रवास्था नियम हो जाता है f बराबर c - p + 1। सिंपल जो प्रवास्था नियम था वो था c - p + 2, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे एक चर कांस्टेंट कर दिया है, ज़्यादातर वो चर दाब होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये संघनित प्रवास्था तंत्र बन जाता है c - p + 1। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। संघनित प्रवास्था नियम बताइए, तो उसमें ये फॉर्मूला दे देंगे 1 नंबर के क्वेश्चन में। और अगर आपसे कहा जाए कि प्रवास्था नियम का जो है संबंध लिखिए, तो वो हो जाएगा c - p + 2। तो इस तरह से ये नियम हम निकाल सकते हैं। अब इसमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रवास्था किसे कहते हैं, और अलग अलग पदार्थ देके और पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी प्रवास्था हैं। अगर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल और लेके देखें, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन में कितनी प्रवास्थाएं होंगी, तो ग्लूकोज तो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, तो उसमें कितनी प्रवास्था होंगी, हमारे पास एक ही प्रवास्था होगी। या अगर आपसे ये कहा जाता है कि रेत का जलीय विलयन लिया जाए तो उसमें कितनी प्रवास्था होंगी, तो आप देखो कि जो जल है उसमें रेत तो घुलता नहीं है, रेत नीचे बढ़ जाएगा, तो इसमें कितनी प्रवास्था आएंगी, 2 होंगी। एक तो रेत होगा और एक क्या होगा, हमारे पास जल होगा। इसी तरह से आपसे एसिटिक एसिड का जलीय विलयन पूछे, सल्फ्यूरिक एसिड का जलीय विलयन पूछे, तो ये सारे पूरी तरह से घुलनशील होते हैं, तो इन सब में प्रवास्था कितनी होगी, हमारे पास एक ही होगी। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो हमने फॉर्मूला लगाया था, इस फॉर्मूले से जो है
ये जो फॉर्मूला लिया था हमने C=S-R, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बाकी हम निकाल सकते हैं। आगे ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता की कोटियां जो है कितनी होती हैं, तो किसे कहते हैं, तो ये आप बता दो। F=0 का मतलब किसी बिंदु की स्वतंत्रता की कोटि पूछी है, F=1 वक्रों पे होती है, और F=2 जो है क्षेत्र होंगे, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसमें। और फिर प्रवस्था नियम पूछ लेंगे कि किसने दिया था, और प्रवस्था नियम क्या होता है, और संगणित प्रवस्था नियम किसे कहते हैं, ये बताइए।